जी हां दोस्तों, इजराइल में घुसकर ईरान ने ले लिया बदला, अमेरिका को दे दी चेतावनी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो दोस्तों, क्या अब ईरान इजराइल के साथ में वही सलूक करेगा जो अभी तक इजराइल गजा और फिलिस्तीन के साथ कर रहा था? क्या ईरान ने यह ठान लिया कि इजराइल को उसी स्थिति में ला देना है जिस स्थिति में लाने के लिए उसने ईरान पर अटैक किया, यहां तक कि उसके परमाणु वाली जगह पर भी अटैक करने की कोशिश की? क्या इजराइल के अंदर घुसकर ईरान ने जिस तरीके की बमबारी की है, उस तबाही के बाद में अब इजराइल को कुछ सबक मिलेगा? क्या ईरान ने एक तरीके से इजराइल के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को भी, अमेरिका को भी चेतावनी दे दी है कि आने वाले दिनों में इससे भी भयानक नतीजा और अंजाम के लिए तैयार रही इजराइल? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर मंशा क्या है इजराइल की, अमेरिका क्या चाहता है, इजराइल ने बिना अमेरिका की मर्जी के क्या ईरान पर हमला किया था? क्या ईरान ने अब जो जवाबी कार्रवाई की शुरुआत की है उससे फिर से एक तरीके से तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट दुनिया में फैलने लगी है? आखिर उसका प्रभाव मिडिल ईस्ट से लेकर के पूरी दुनिया पर किस तौर पर पड़ने वाला है, खासतौर पर भारत पर? आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, ऐसा लगता है कि जैसे ईरान ने इजराइल को उसकी हैसियत दिखाने के लिए ठान लिया। बीते कुछ घंटों पहले ईरान के द्वारा इजराइल पर किया गया हमला यही दर्शा रहा। भयंकर तबाही इजराइल में ईरान ने हमला करके किया। ईरान ने इजराइल पर जोरदार जवाबी हमला किया। ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागे जो उसके परमाणु ठिकानों पर हुई एयर स्ट्राइक के जवाब में थी। इस बीच ईरान ने अमेरिका को सख्त लफ्जों में चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकी एयरबेस तक पहुंचेगा अब हमारा असर, यानी कि अमेरिकी एयरबेस तक ईरान जाने की चेतावनी दे रहा है कि हम वहां भी हमला करेंगे। ईरान कहता है कि खूब दोगलेपन किया अमेरिका ने। मेरे पीछे की दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं किस तरीके से ईरान ने इजराइल में घुस कर मारा है। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमला जारी है, जारी रहेगा, संघर्ष अमेरिकी ठिकानों तक फैल जाएगा। ईरान के FARS समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने यह चेतावनी दी है, इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा आने वाले दिनों में संघर्ष क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों तक यह संघर्ष फैलेगा। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया कि यह टकराव कल रात की सीमित कार्रवाइयों के साथ में समाप्त नहीं होगा, ईरान के हमले जारी रहेंगे। मगर दोस्तों, ईरान द्वारा किए गए इस हमले के लिए दरअसल इजराइल ने ही ईरान को उकसाया, क्योंकि शुरुआत तो इजराइल ने की, जिसे खुद अमेरिका ने कहा था कि इजराइल ने एक तरफा हमला किया, अमेरिका का उसमें कोई हाथ और साथ नहीं। मगर दोस्तों, इजराइल के इस हमले की जड़ में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस हमले की रणनीति इजराइल की एक बहुस्तरीय योजना की ओर इशारा करती है, जिसमें ईरान शासन की सैन्य पकड़ को कमजोर करना, उसके परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाना, ईरान की जवाबी क्षमता को निष्क्रिय करना, नैतिक और मनोवैज्ञानिक झटका देना और अंततः एक ऐसा जन विद्रोह भड़काना शामिल है जिसमें इस्लामिक गणराज्य का शासन गिर सके। लेकिन क्या ये सब आसान है? ये सब ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिसकी जड़ में जाकर के इजराइल और अमेरिका एक तरीके से कोलैबोरेशन में ईरान पर जिस तरीके से इस अंदाज में प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं या चारों तरफ से उसे बंदिश में रखने की बात करते हैं, जिसे ईरान मानने को तैयार नहीं। मगर दोस्तों, ईरान पर हमले के पीछे और ईरान पर बंदिश के पीछे की असली वजह है क्या? आपको शायद दूसरे मीडिया हाउसेस में इन पॉइंट्स पर जानकारी नहीं दी जाएगी। आपको विस्तार से बताते हैं। अगर आप अतीत पर नजर डालें तो पता चलता है कि इजराइल की मौजूदगी और मौजूदा रणनीति कई ऐसे तथ्यों पर आधारित है जो इजराइल पहले भी इस्तेमाल कर चुका है ईरान में और क्षेत्र के अन्य देशों में संगठनों के खिलाफ। सवाल यह है कि क्या इन सभी हथकंडों से ऐसा नतीजा निकाला जा सकता है जो ईरान के खतरे की प्रकृति को ही बदल दे और पूरे क्षेत्र में नई हकीकत बना दे? क्या इजराइल के ये हथकंडे कामयाब रहे हैं? आज ईरान पहले से ज्यादा मजबूत है दोस्तों। आपको बताएं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दशकों में बना है, यह कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों पर नहीं टिका है। उसी तरह ईरानी सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर निर्भर नहीं करते हैं जिन्हें इजराइल मार करके खुश हो रहा है। उनके हटने से पूरी सैन्य संरचना ढह जाएगी, ऐसा नहीं है। प्रमुख अधिकारी जैसे कि चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी
और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हुसैन सलामी मारे गए, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए नए नेता पहले से तैयार हैं। ये सभी उसी व्यापक तंत्र से निकले हैं जिसने ईरान का परमाणु बुनियादी ढांचा खड़ा किया है दोस्तों। हाँ, परमाणु ठिकाने को नुकसान जरूर हुआ, इस कार्यक्रम को कुछ समय के लिए धीमा कर सकता है, लेकिन ईरान का उद्देश्य एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड राज्य बनना है, खत्म नहीं होगा दोस्तों। वो चाहे तो ऑफ द शेल्फ परमाणु हथियार भी हासिल कर सकते हैं। साल 2015 की परमाणु संधि यानी कि JCPOA, जिसका उद्देश्य यही था कि ईरान के इस कार्यक्रम को रोका जाए, बदले में उसे आर्थिक और राहत और शासन की स्थिरता दी जाए। लेकिन 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के दबाव में आकर इस समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। इसके बाद ईरान ने लगातार इस समझौते के नियमों का उल्लंघन किया। अब वो एक पूर्ण परमाणु राज्य बनने की दहलीज पर खड़ा है, यानी कि जैसे भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया के कुछ देश हैं परमाणु संपन्न देश, उसी तरीके से ईरान भी सब कुछ अपना तैयार कर चुका है। अब यही ट्रंप और समझौते के लिए, उसी समझौते के लिए लगभग समान संस्करण को फिर से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल ये भी कि क्या अमेरिका के बिना इजराइल इतना बड़ा हमला कर सकता है जो इजराइल ने किया था, जिसके बाद ईरान ने इजराइल में घुस के मारा? आपको बताएं कि यह तय कर पाना मुश्किल है कि अगर हाल में ही तेहरान और वॉशिंगटन के बीच समझौता हो गया होता तो क्या इजराइल ये हमले करता। लेकिन जो हुआ उसे एक पुरानी धारणा तोड़ी गई कि इजराइल कभी भी अमेरिका की सक्रिय भागीदारी के बिना ईरान से सीधा युद्ध शुरू नहीं कर सकता। हालांकि अमेरिका ने स्पष्ट किया कि वो खुद और इजराइल की रक्षा करेगा, लेकिन उसने ये भी इतना ही तेजी से दोहराया कि वो इस युद्ध में पार्टी नहीं है। ट्रंप ने तो यह भी आशा जताई कि ईरान फिर से वार्ता की मेज पर लौटेगा। फिलहाल ईरान ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन भविष्य में बातचीत की संभावना को पूरी तरीके से नकारा नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका ईरान समझौता हुआ तो फिर इजराइल क्या करेगा? यानी अगर अमेरिका और ईरान किसी नए समझौते की दिशा में आगे बढ़ते हैं जिसमें अमेरिका ईरान को भविष्य के इजरायली हमलों से सुरक्षा की गारंटी दे, तो इजराइल की प्रतिक्रिया क्या होगी? ये मसला नेतन्याहू और ट्रंप के बीच नए टकराव की वजह बन सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले इस हमले को ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए रणनीतिक कदम माने, लेकिन इजराइल का रुख बिल्कुल अलग है। उसका मानना है कि ईरान से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी हकीकत बनानी चाहिए जिसमें कोई समझौता जरूरी ही ना हो, क्योंकि ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम बचे ही नहीं। दोस्तों, ये सोच पश्चिम के विश्लेषकों को भले आकर्षक लगे, लेकिन इजराइल पहले ही देख चुका है कि टोटल विक्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स जैसे शब्द कितने भ्रमित करने वाले हो सकते हैं, वो भी इन दुश्मनों के खिलाफ जो ईरान से कहीं कमजोर थे। फिलिस्तीन तो ईरान के मुकाबले बेहद कमजोर है। क्या नेतन्याहू हमास और हिजबुल्लाह को खत्म कर पाए? जवाब बिल्कुल नहीं। क्या वो यमन के हूथियों को खत्म कर पाए? जवाब बिल्कुल नहीं। ईरान तो अभी भी दूर की कौड़ी है। हमास हिजबुल्लाह में नई लीडरशिप जगह ले चुकी है, उनके ऑपरेशन यथावत जारी है। बात अरब देशों समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों के देशों की नाराजगी की करें तो जानकारी बताते हैं कि इजराइल को क्षेत्रीय और वैश्विक समीकरण नजरअंदाज करना बहुत ज्यादा घातक होगा। सऊदी अरब, UAE, कतर जैसे अरब राष्ट्रों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग तक कर डाली। इन देशों की चिंता यही है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई उनके समुद्री व्यापार या तेल आपूर्ति को बाधित कर सकती है। और दोस्तों, ऐसा हो सकता है। ये सभी देश अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता भी कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि वो अपने हवाई या भूभाग का उपयोग किसी हमले के लिए नहीं होने देंगे। अब तक इन देशों के नेता ट्रंप और उनके शीर्ष सलाहकारों से बातचीत कर रहे हैं कि इजराइल को रोका जाए और जितना हासिल हो गया है वहीं रुककर एक नया समझौता आगे बढ़ाया जाए। ईरान से भी बातचीत चल रही है ताकि यूरेनियम संवर्धन को अस्थायी तौर पर रोका जाए। यही मुद्दा समझौते के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। दोस्तों, यूरोपीय देशों के दबाव की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे JCPOA के मूल हस्ताक्षरकर्ता जो देश हैं, इन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने उच्च स्तरीय समर्थन बंद नहीं किया तो फिर से प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। हालांकि ईरान का तर्क है कि वो अमेरिका से बातचीत कर रहा है, इसलिए उसकी मंशा शक वाली नहीं है।
विडंबना यह है कि इजराइल के हमले के चलते वो नतीजा आ सकता है जिसे इजराइल टालना चाहता था, यानी कि ईरान फिर से बातचीत की मेज पर लौट सकता है। हालांकि फिलहाल ईरान की प्रतिक्रिया सीमित लेकिन संकेत बहुत स्पष्ट और सीधे हैं। देखा जाए तो अब ईरान की जवाबी कार्रवाई ड्रोन हमलों तक सीमित रही है। उनने ईरान के शिया मिलिशियाओं या फिर लेबनान के हिजबुल्लाह को अमेरिका या अरब देशों पर हमला करने के लिए नहीं उकसाया। शायद यह संकेत है कि वो इस टकराव को फिलहाल केवल इजराइल और ईरान के बीच ही रखना चाहते हैं। लेकिन अगर हमले बढ़ते हैं या शासन के भीतर में अस्थिरता पैदा होती है तो तस्वीर बदल सकती है। इजराइल भी अब तक ऐसे कदम उठा रहा है जो अमेरिका को सीधे युद्ध में ना घसीटे। अभी के हमले सिर्फ सैन्य और परमाणु प्रतिष्ठानों पर केंद्रित हैं। नागरिक ढांचों को छोड़ दिया गया है ताकि ईरान के भीतर जनता में असंतोष न फैले। इसी तरीके से इजराइल की नीति अब तक सिर्फ सैन्य कमांडरों को निशाना बनाने की रही है, न कि शासन के वरिष्ठ नागरिक पदाधिकारियों को, यह दिखाने के लिए कि यह युद्ध ईरानी जनता के खिलाफ नहीं बल्कि उनके सैन्य नेतृत्व के खिलाफ है। ऐसे में सवाल यह है कि अब अगला कदम क्या? दोस्तों, गजा में युद्ध आज भी जारी है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका दोनों को यह तय करना होगा ये सब कब तक चलेगा और कब इन्हें बंद कैसे किया जाएगा। अगर ईरान की भी सभी परमाणु साइटें नष्ट नहीं होती तो ये तय करना होगा कि किस स्तर पर इसे गेम चेंजिंग सफलता मानी जाए। बहुत हास्यास्पद है दोस्तों कि हमास अभी खत्म नहीं हुआ और उसका श्रेय नेतन्याहू ने ले लिया। हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ, उसका श्रेय भी ले लिया। हूती के हमले आज तक इजराइल नहीं रोक पाया, जबकि अभी हाल ही में यूएस ने यमन में हूतियों के ठिकानों पर बमबारी की थी। यहीं पर इजराइल और वॉशिंगटन की राहें अलग हो सकती हैं। ट्रंप को लग सकता है कि समझौते की पुनर्बहाली एक बड़ी सफलता है, जबकि इजराइल उसे एक विफलता मानेगा, खासकर अगर ईरान भविष्य में फिर से परमाणु कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने की स्थिति में रहता है। ईरान पर इजराइल का यह हमला रणनीतिक रूप से जितना महत्वाकांक्षी है, राजनीतिक रूप से उतना ही जोखिम भरा। यह नेतन्याहू की सरकार के लिए अंततः उल्टा पड़ सकता है और अमेरिका में ट्रंप जैसे नेताओं को राजनीतिक लाभ दे सकता है। युद्ध का मैदान चाहे जितना दूर हो, लेकिन उसकी राजनीति बेहद नजदीक है और यही सबसे बड़ी जटिलता है। ट्रंप खुद श्रेय लेने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, करते भी हैं। अभी तक वो ईरान को धमका रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान MBS से बात करके कहा कि यह संघर्ष बढ़ना नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब निकाला जाए? जाहिर तौर पर ऐसे में ईरान जो बातें कह रहा है कि अमेरिका दरअसल दोहरी रणनीति अपना रहा है और ऐसी स्थिति में अमेरिका को तय करना होगा कि उसका क्लियर और शॉर्ट स्टैंड है क्या। लेकिन इजराइल में जिस तरीके से ईरान ने घुस करके हमला किया है और उस पर यह कह रहा है कि महज शुरुआत है, खतरनाक नतीजे के लिए इजराइल को तैयार रहना चाहिए, तो फिर क्या एक ऐसी स्थिति की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है जिसमें व्यापार के साथ साथ तेल के आयात और निर्यात समेत पूरी दुनिया की इकॉनमी पर असर पड़ेगा, विश्व स्तर पर बहुत सारी चीज़ों में उथल पुथल देखने को मिलेगा। तो फिर ऐसे में क्या ईरान इजराइल के बराबर हमला करके ही रुकेगा या इजराइल के हिसाब से ज़्यादा नुकसान पहुंचा करके ईरान दम लेगा? ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।